हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान का तीसरा पाठ खाद्य संसाधनों में सुधार इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जीव विज्ञान का तीसरा और आखिरी पाठ है, क्योंकि अब जीव विज्ञान में सिलेबस बहुत ही कम बचा हुआ है। तो अध्याय है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो सबसे पहले हम समझते हैं खाद्य संसाधन क्या है। खाद्य संसाधन, खाद्य यानी खाने वाले, संसाधन यानी नीचे में कुछ प्राप्त होता है, वो संसाधन होते हैं। तो खाद्य संसाधन यानी वे संसाधन या वे वस्तुएं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, वे खाद्य संसाधन कहलाते हैं। तो हमारे खाद्य संसाधन जैसे कि वृक्ष हैं, वृक्ष से भोजन मिलता है, जिससे हमें सब्जी, दाल, चावल, रोटी जो भी मिलता है, तो ये खाद्य संसाधन है। पशुओं से भोजन प्राप्त होता है, पक्षियों से भोजन प्राप्त होता है, ये भी खाद्य संसाधन है। और जिनसे भी हमें भोजन प्राप्त हो, वे खाद्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो मेन खाद्य संसाधन है, जो मुख्य खाद्य संसाधन है, वो होती है फसल। हम विशेष रूप से फसल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो अध्याय है, ये पूरा अध्याय कृषि से संबंधित है, क्योंकि नाम ही है खाद्य संसाधनों में सुधार। लोग खेती करते हैं, अधिकतर लोग किसान है भारत में, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे कृषि से जो खाद्य संसाधन प्राप्त होते हैं उनमें सुधार हो, यानी अच्छी गुणवत्ता हो, अधिक फसल हो। तो उसी सब के बारे में इस अध्याय में पढ़ा जाएगा। तो पहले फसल के बारे में पढ़ते हैं। फसल तो जानते ही हैं, जो खेत में बुआई करते हैं, फसलें बोते हैं, जैसे कि हम धान बोते हैं, धान लगाते हैं, गेहूं बोते हैं, दाल बोते हैं, तो सब फसलें होती हैं। तो वे खाद्य संसाधन जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, उनमें जो फसलें हैं, ये विशेष रूप से 3 तरह की होती है। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, और तीसरी है जायद की फसल। 3 फसलें, रबी की, खरीफ की, जायद की। इनको याद करने के लिए इनको मौसम वाइज बांटा गया। जैसे रबी की जो फसल है, ये शीत ऋतु यानी ठंडी वाली फसल है, शीत ऋतु की फसल है। जो खरीफ की फसल है, ये वर्षा ऋतु की है, बरसात के मौसम की। और जो जायद की फसल है, ये विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु की है, यानी गर्मी के मौसम। तो जो रबी की फसलें होती हैं, इनको लगाने का समय लगभग होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, और जो कटने का समय होता है वो मार्च अप्रैल के आसपास होता है। एक औसतन अक्टूबर से मार्च मान जाएगा, बाकी कोई से नवंबर में लगाता है, किसी का अप्रैल में करता है, लेकिन एक औसतन है कि अक्टूबर से मार्च। और जो खरीफ की फसल है, बरसात की फसल है, इसका जो औसतन समय माना गया है, वो है जून से अक्टूबर। जो बरसात फसलें होती है लगभग जून में लगाई जाती है, कोई जुलाई में भी लगाता है, किसी को अक्टूबर में कटती है, किसी को नवंबर तक में कटती है, लेकिन एक औसतन बता रहे हैं, तो जून से अक्टूबर। अब ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, तो इनका जो औसतन समय है वो मार्च से जून, बाकी कोई अप्रैल में भी लगाता है, किसी की मई में भी कट जाती है। तो ये बताएंगे कि वे फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, जो लगभग अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, रबी की फसलें कहलाती हैं। ये ठंडी के मौसम में उगाई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाती है। जैसे कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, ये सब रबी की फसलें हैं जो ठंड के मौसम में लगाई जाती है। अब आते हैं खरीफ की फसल। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, अर्थात जून या जुलाई में लगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है।
तो ये वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अब इनके उदाहरण जैसे कि धान, अरहर, सोयाबीन, ये सब इनमें आते हैं। सॉरी, अरहर तो 12 महीने तक चलता है, लेकिन लगाने का सीजन जो लगभग यही होता है। बाकी 4-5 महीने में कट जाते हैं, लेकिन अरहर को लगभग 1 साल लगता है। अब आते हैं जायद की बात करते हैं। तो वे फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, यानी गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं, जो लगभग मार्च अप्रैल में लगाई जाती हैं और मई जून में ही काट दी जाती है, यानी कि बहुत ही अल्पकालिक होती है। इनमें हमारे फल आते हैं जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब जो चीजें हैं ये जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो हमने इस अध्याय में 3 प्रकार की फसलें पढ़ी। रबी की फसलें ठंडी के मौसम में उगाई जाती हैं, खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं और जायद की फसलें गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। ये तो रही फसलों की बात। अब हम आते हैं अपने अध्याय के मेन टॉपिक पर, तो जो अध्याय का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस अध्याय में सही से। तो जो खाद्य संसाधन में सुधार है, इसके लिए 3 पॉइंट बनाए गए हैं। पहला है फसल की किस्मों में सुधार, ये पहला पॉइंट, ए नंबर। अब बी नंबर पे आते हैं। फसल के उत्पादन में सुधार। उत्पादन में सुधार। अब इसके बाद सी नंबर की बात करते हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो इन्हीं 3 पॉइंट पे हमारी खेती टिकी होती है। इन्हीं को हम अच्छे से अगर सेटअप कर लें तो खेती में अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें और अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है। तो इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है फसल की किस्मों में सुधार। किस्म समझते हैं, वैरायटी, जो फसलों के अलग अलग किस्म के लोग बुआई करते हैं। कभी इस सीजन में ये बीज बो दिया, अगले सीजन में कोई दूसरे टाइप का बीज बो दिया। तो जब हम फसल की किस्मों की बात करते हैं तो उनमें देखते हैं कि फसल में गुणवत्ता होनी चाहिए। अब गुणवत्ता के लिए मतलब कि हमें किस प्रकार की फसलों का यूज करना चाहिए, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कुछ गुण के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक तो जैसे कि है उच्च गुणवत्ता। पहली बात यही है कि जो भी हम बीजों का चयन करें वो उच्च गुणवत्ता वाले हैं। दूसरी बात, दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता यानी कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें उसके दीप्तिकाल को कम कर सके, यानी समय से पूर्व ही फसलें तैयार हो जाएं, क्योंकि इसे फसलों में सामान्यतः 5-6 महीने लग जाता है। लेकिन अगर फसलें जल्दी तैयार होंगी तो खेत जल्दी खाली हो जाएंगे। तो दीप्तिकालिता का गुण होना चाहिए। रोग प्रतिरोधकता। फसलें ऐसी हों जिनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता हो, नहीं तो फसलें उनमें कोई कहीं कीड़ा पड़ता रहेगा, कोई 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 समस्या आती रहेगी, तो इस तरह से फसलें कमजोर रहेंगी। तो फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हो सके तो संकरित बीजों का यूज करें। तो संकरित बीज जो होते हैं उनमें कई तरह क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी किसी एरिया की जमीन में जो फसलें हैं वो दूसरे टाइप होती हैं, एक दूसरी एरिया जहाँ की फसलें अच्छी गुणवत्ता वाली, हम चाहते हैं कि वहाँ की वो फसल हमारी मिट्टी में हो जाए। तो संकरण में क्या है कि यहाँ का बीज और वहाँ का बीज दोनों में संकरण करवा दिया जाए। उसके फलस्वरूप जो संकर बीज यानी हाइब्रिड तैयार होता है
उसकी बुआई करने से अच्छी क्वालिटी की फसल तैयार होगी। तो संकरित बीज हो गए। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं मतलब जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, जैसे कि अनुकूलनता भी जरूरी होती है। अनुकूलन, अनुकूलन कह सकते हैं। अब समझते हैं अनुकूलन क्या है। अनुकूलन का मतलब है किसी भी वातावरण में स्वयं को ढाल लेना। जैसे कि कुछ फसलें विशेष रूप से बरसात के लिए ही, कुछ गर्मी के लिए ही, कुछ ठंडी के लिए ही। लेकिन अगर उन बीजों में अनुकूलन है, यानी किसी भी वातावरण को सहने की क्षमता उनके अंदर है, तो वो बीज हर जगह सकते हैं। तो ये कुछ बातें होनी चाहिए कि फसलें में सुधार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। उनमें दीप्तिकालिता होनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, संकरित बीज हो, अनुकूलन हो। एक बात और भी हो सकती है जिन्हें बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव। और यहाँ पर जीव की जगह पे फसलें यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे फसलें भी जीव, यानी कि हमें आनुवंशिक रूपांतरित फसलें, यानी कि अगर कोई फसल की क्वालिटी कम सही है तो जिस फसल की क्वालिटी ज्यादा सही है उस फसल के बीज के जीन को इस खराब क्वालिटी वाले फसल के बीज के जीन में डाल देंगे। तो जब जीन इसमें आ जाएगा तो आनुवंशिक रूप से उसके लक्षण इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और ये अच्छी क्वालिटी की फसल हो जाएगी। तो ये भी तरीका होता है जिसे जीएमओ बोलते हैं, आनुवंशिक रूपांतरित। ये तो हो गई फसल की किस्मों के सुधार में मतलब कि कौन कौन से कुछ गुण होने चाहिए। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जिसके आधार पर फसलों को 3 प्रकार से और बांटा गया है। इनको मिटा देते हैं। इसमें एक होती है अंतरा किस्मीय फसल। अंतरा किस्मीय फसलें, फिर अंतरा स्पीसीज या अंतरा प्रजातीय फसलें, तीसरी होती हैं अंतरा वंशीय फसलें। जैसे जो किस्म है, किस्म नहीं बोलते हैं वैरायटी, प्रजाति यानी स्पीसीज और वंश यानी कि जीनस या जेनेरा। तो अंतरा किस्मीय फसलें जब दो या दो से अधिक किस्म की फसलों का आपस में संकरण करा दे तो उनसे जो फसलें प्राप्त होंगी वो अंतरा किस्मीय फसलें होंगी और इस प्रकार से अच्छी क्वालिटी की फसल होगी। यानी कि दो या दो से अधिक तरह की किस्मों वाली फसलों का आपस में संकरण करवा दे। ये तो हो गई किस्म की बात। अब आती है प्रजाति की बात। अब अलग तरह की प्रजातियां होती हैं फसलों में। अब जैसे कि दो या दो से अधिक प्रजाति वाली फसलों के बीच में अगर आपस में संकरण करा दे तो उनसे जो फसलें प्राप्त होंगी वो अंतरा प्रजातीय फसलें कही जाएंगी और ये भी अच्छी वैरायटी की होंगी, अच्छी क्वालिटी की होंगी। फिर अंतरा वंशीय आता है क्योंकि वंश के अंतर्गत प्रजाति आती है। अब जैसे कि मान लीजिए गेहूं एक वंश है। अब गेहूं के अंतर्गत बहुत तरह के गेहूं आते हैं। तो जो अलग अलग तरह के गेहूं है वो उनकी प्रजाति है और फिर उनकी भी किस्में होती हैं, यानी वंश प्रजाति किस्म। तो ये एक क्रम है। तो अगर दो या दो से अधिक वंश वाले फसलों के मध्य में संकरण कराएं तो उनसे जो फसलें प्राप्त होंगी वो अंतरा वंशीय फसलें होंगी। तो ये 3 पॉइंट हमने बात की कि अंतरा किस्मीय फसलें, अंतरा प्रजातीय फसलें और अंतरा वंशीय फसलें। तो ये भी तरीके हैं जिनसे फसल की किस्मों में सुधार की जा सकती है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया फसल की किस्मों में सुधार। अब हम दूसरा बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फसल के उत्पादन में सुधार या फिर फसल उत्पादन प्रबंधन। तो ये जो फसल उत्पादन प्रबंधन है अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं वो पढ़ना है।
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, इसका दूसरा नाम है फसल उत्पादन प्रबंधन। इसके अंतर्गत फर्स्ट है पोषक प्रबंधन। क्योंकि फसलों को, चाहे वो जीव हो, मतलब कि चाहे फसलें हो चाहे हम लोग हो, सभी को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम पोषक तत्वों का अच्छे से प्रबंधन करें, अच्छे से मैनेजमेंट करें, यानी फसलों को अच्छे से पोषक तत्व प्रदान करें, तब वो अच्छी क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता वाली फसल हमें प्राप्त करवाएंगे। तो फिर पोषक प्रबंधन के अंतर्गत जो फसलें हैं इनको कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सभी पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं, लेकिन सभी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, तो अलग से भी दिया जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन। जानते हैं हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। इसके बावजूद भी पौधों के लिए नाइट्रोजन कम ही रहता है, हमें अलग से उर्वरक डालना पड़ता है, डीएपी डालते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो पोषक प्रबंधन में जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं वृहत पोषक तत्व, कुछ होते हैं लघु पोषक तत्व। वृहत यानी बड़े पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व मीन्स छोटे पोषक तत्व। तो वृहत पोषक तत्वों में जो 3 पोषक तत्व हैं, वो तो पौधों को ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इनमें विशेष रूप से नाइट्रोजन दिया जाता है, ऐसे हम आते हैं इन 3 बातों पर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। जैसे कि पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषक, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है जल की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है, और जल से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो 3 वृहत पोषक तत्व हैं, बड़े पोषक तत्व हैं। बड़े पोषक तत्व मतलब कि जिनको पौधे की ज्यादा जरूरत है, मतलब पौधों को जिन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता है, वो होते हैं वृहत पोषक तत्व, और जिन पोषक तत्वों की कम आवश्यकता है, वो होते हैं लघु पोषक तत्व। तो जो वृहत पोषक तत्व हैं, इनमें से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो 13 पोषक तत्व हैं, उनमें से कुछ वृहत होते हैं, कुछ लघु होते हैं। इनको हमें अलग अलग तरीकों से दिया जाता है, और कुछ जमीन से भी मिलते रहते हैं। जैसे कि वृहत पोषक तत्व में मैग्नीशियम मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, इस तरह से बहुत सारे तत्व होते हैं। इनमें कुछ नाम लेते हैं, जैसे कि इसमें जिंक, बोरान, ये सब तत्व होते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की, और फिर इसमें फास्फोरस की जरूरत होती है, सल्फर की भी होती है, पर ज्यादातर नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जैसे ज्यादा ना आता है। तो ये जो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन के लिए विशेष रूप से कार्बनिक, अकार्बनिक खादें डाली जाती हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पोषक प्रबंधन का मतलब क्या हुआ कि फसलों को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान किए जाएं, ताकि उनसे हमें अच्छे गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त हो सकें। तो पोषक प्रबंधन में 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, वृहत पोषक तत्व जिनकी अधिक आवश्यकता होती है, लघु पोषक तत्व जिनकी कम आवश्यकता होती है। तो हो गया पोषक प्रबंधन फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है फसल पैटर्न। अब खेती में फसलों का पैटर्न बदलना भी बहुत जरूरी होता है। यानी अगर एक ही तरह से खेती हमेशा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे खेती की गुणवत्ता, मतलब किसी मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी। जैसे फसल पैटर्न के लिए 3 पॉइंट है। मिश्रित फसलें, अंतरा फसलीकरण
फसल चक्र, ये 3 पॉइंट। तो फसल पैटर्न समझ गए हैं, यानी खेती का पैटर्न बदलना, फसलों का पैटर्न बदलना। तो निश्चित फसलें क्या है? निश्चित फसलें मतलब जैसे खेत है, अब एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक प्रकार की फसलों को एक साथ बो दिया जाए, उसे मिक्स करके। जैसा कि गाँव में देखा होगा खेतों में कि कुछ फसलों के साथ दूसरी फसलें भी उसी में साथ में लगा देते हैं। तो जब कई तरह की फसलें एक साथ एक ही खेत में लगा दी जाएंगी, तो इनको कहते हैं मिश्रित फसलें। उसका रीजन ये है कि जैसे कि अब अलग अलग तरह की फसल है, अब मान लीजिए गेहूं है, साथ में उसी में सरसों लगा दिया गया। अब गेहूं को अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए, सरसों को अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए। अब दोनों साथ में है तो 2 तरह के पोषक तत्व में आ रहे हैं। तो मिश्रित फसलों में यही आता है कि कई तरह की फसलों को आपस में मिक्स करके बो दिया जाता है। अंतरा फसलीकरण ये भी लगभग मिश्रित की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। हमने क्या बताया मिश्रित फसल में, मान लो खेत, इसमें सब जगह मिक्स करके बो दिया गया। लेकिन अंतरा फसलीकरण में कि 2 या 2 से अधिक तरह की फसलों को लेते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ लाइन में 2 अलग तरह की फसलें बो दिया गया, कुछ कुछ लाइनों में 2 अलग तरह की फसलें बो दिया गया, तो कुछ लाइनों में अलग तरह की फसलें बो दिया। इसमें एक क्यारी वाइज क्रमबद्ध तरीके से फसलों को मिक्स करते हैं। तो इसमें पूरी तरह खिचड़ी बना देते हैं, और इसमें पूरी तरह खिचड़ी न बनाकर एक सिस्टमेटिक तरीके से फसलों को मिक्स किया जाता है। तो ये अंतर होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं, इसमें अलग अलग पैटर्न बनाकर अलग अलग लाइन में मिक्स फसलें बोते हैं। फिर आता है फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब जैसे कि किसी खेत में भी गेहूं लगाया, फिर उसी खेत में अगली बार कुछ और लगाया, फिर कुछ और लगाया। इससे क्या होगा कि अलग अलग फसलें होंगी तो उनको अलग अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए, वो जमीन से खींचते रहते हैं। अब लगातार मान लीजिए एक खेत में लगातार वही फसल बोते जाएंगे, तो उस फसल को एक ही तरह के पोषक तत्व चाहिए। वो पोषक तत्व तो जमीन से खींचती रहेगी, धीरे धीरे उस जमीन के आवश्यक पोषक तत्व तो समाप्त हो जाएंगे, फिर जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। तो इसलिए फसल चक्र बहुत जरूरी है, यानी कि लगातार एक ही तरह की फसल खेत में नहीं लगाना चाहिए। तो फसल पैटर्न के 3 पॉइंट हो गए कि मिश्रित फसलें, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र। मिश्रित फसलें में 2 से अधिक तरह की फसलों को मिक्स करके बो देना, अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक तरह की फसलों को अलग अलग लाइनों में मिक्स करके बोना, और फसल चक्र में फसलों को अलग अलग बोना, मतलब कि सीजन वाइज फसलें चेंज करते रहें। ये 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई बहुत आवश्यक है, सिंचाई समझते ही हैं। फसलों को आवश्यकता के अनुसार जल प्रदान करना सिंचाई कहलाती है। अब सिंचाई के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सिंचाई के लिए लोग ट्यूबवेल का यूज करते हैं, पंपिंग सेट का यूज किया जाता है, पहले कुआं का यूज होता था, और फिर क्या क्या यूज होते हैं, जैसे तालाब का यूज होता है, तालाब, नहर, नदी, और फिर बरसात का पानी। ये सब बहुत तरीके हैं जिनसे फसलों की सिंचाई की जाती है। तो ये सब तो सिंचाई के तरीके हैं। तो ये भी फसल उत्पादन प्रबंधन में जरूरी चीज है। समय के अनुसार जिस समय आवश्यकता है उस अनुसार अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो फसलें गड़बड़ हो जाएंगी। तो जब जरूरत है तब उनकी सिंचाई भी करना पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट सिंचाई का हो गया इसमें। अब हम चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है खाद यानी मैन्योर। अब खाद भी बहुत जरूरी है। खाद में विशेष रूप से सभी लोग यूरिया डालते हैं। तो खाद क्या होती है? तो खाद एक प्रकार से पौधों को अलग से पोषक तत्व प्रदान करने की तकनीकी होती है खाद द्वारा, यानी जो खाद डालते हैं, खाद में पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि डालते हैं यूरिया। अब यूरिया का फार्मूला होता है CONH2 का होल पर, यानी इसमें क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो पौधों को तो नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो जो वृहत पोषक तत्व हैं जिनकी अधिक आवश्यकता होती है वो पर्याप्त मात्रा में यूरिया के द्वारा उनको मिल रहा है।
तो खाद डालते हैं। ये तो खादें हो गई। खाद क्या है? खाद वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब खादों के प्रकार की बात कर लेते हैं। खादें भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि रासायनिक खाद, जैसे कि हमने यूरिया बताई है, यूरिया रासायनिक खाद है। फिर जैविक खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये सब खादों के अलग अलग प्रकार है। जैसे रासायनिक खाद बताया यूरिया, जो जिसमें रासायनिक पदार्थ हैं, विशेष रूप से कार्बनिक खाद, क्योंकि यूरिया में कार्बन है। तो जो कार्बनिक खाद हो गई ये रासायनिक खाद है। जैविक खाद, जो जैविक खाद में कुछ जीव के अंशों से, जैसे कि जानवरों की हड्डी से या फिर अन्य तरीकों से जैविक खादें बनाई जाती है। जैविक खादों में उत्पादन क्षमता तो कम होती है, लेकिन ये स्वस्थ होती है, जबकि रासायनिक खाद का यूज करने से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। तो जैविक खाद रासायनिक खादों की तुलना में बहुत ही अच्छी है। बस ये है कि अगर इनका यूज करते हैं तो शुरुआत के कुछ सालों में उत्पादन क्षमता कम रहेगी। हरी खाद, लोग बहुत सारे तरीके से ये ढैंचा, ज्वार, बाजरा, पटसन आदि खेतों में लगा देते हैं और बाद में उनको जोत देते हैं और उसी में बुआई कर देते हैं। तो ये हरी खाद के रूप में होती है, या फिर पैरा डाल देते हैं। तो ये हरी खाद के रूप में काम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट, अब खाद में लोग क्या करते हैं, केचुलों का यूज करते हैं खाद के रूप में, क्योंकि बताया गया है कि केचुले जो होते हैं, केचुआ, वो किसान के मित्र होते हैं। क्योंकि केचुआ का काम ये होता है कि केचुआ मिट्टी में जाते हैं, तो मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी खाते रहते हैं और पीछे से एक बहुत ही चिकनी मिट्टी निकालते रहते हैं। जो उनके शरीर से मिट्टी निकलती है खाने के बाद, वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो जिस खेत में जितने ज्यादा केचुआ होंगे, उस खेत की मिट्टी उतनी ही ज्यादा उपजाऊ होगी। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, केचुआ वाली खाद कर डालते हैं। फिर कंपोस्ट, जो देसी खाद बनाते हैं घर से, गोबर, जानवरों का गोबर, जानवरों का मूत्र, या फिर फलों का कचरा, सब्जियों का कचरा, इन सबको मिला के मिक्स करके खाद बना देते हैं, इसे डाल देते हैं। तो ये कंपोस्ट होता है। ये कुछ तरह खादें हो गई, रासायनिक खाद, जैविक खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट। इसमें से रासायनिक खाद के अलावा बाकी जितनी खादें हैं सबकी सब बहुत अच्छी है, लेकिन यूज सबसे ज्यादा रासायनिक खाद का ही होता है। तो ये तो खाद है। और चीज और भी होता है, इसे बोलते हैं उर्वरक, यानी फर्टिलाइजर। उर्वरक भी खाद की तरह होते हैं, लेकिन उर्वरक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा खाद की तुलना में कई गुना अधिक होती है और उर्वरक महंगे भी होते हैं। जैसे कि यूरिया की बोरी 300 में मिल जाती है, और जो उर्वरक जैसे कि डीएपी आता है, उर्वरक के अंतर्गत डीएपी 1400 की मिलती है, कहीं 1300 की मिलती है, कहीं 1500 की मिलती है। तो ये अंतर होता है उर्वरक में, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और विशेष रूप से बात यह है कि जो खाद होती है, हम रासायनिक की बात कर रहे हैं, रासायनिक खादों में जो खाद होती है वो कार्बनिक होती है, जबकि उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। इसमें डीएपी है, डीएपी फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट, सबसे इसी यूज करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट। बाकी एनपीके का यूज करते हैं, एनपीके, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। ज्यादातर मार्केट में इन्हीं दोनों का यूज होता है, बाकी प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के भी उर्वरक होते हैं, फास्फोरस के होते हैं, सल्फर के होते हैं, अमोनियम के होते हैं, कई सारे उर्वरक होते हैं। बस ये याद रखेंगे कि उर्वरक जो होते हैं खाद की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो ये फसल उत्पादन प्रबंधन में 5 पॉइंट हैं। पोषक प्रबंधन यानी पोषक तत्वों का उपयोग, फसल पैटर्न, फसलों का तरीका बदलना, सिंचाई, खाद, उर्वरक। हाँ, एक काम और होता है, एक पॉइंट जो कि बुक में नहीं दिया गया है, परंतु ये पॉइंट होना चाहिए, मिट्टी में सुधार या मृदा में सुधार। क्योंकि अगर मिट्टी में सुधार होगा तभी आगे काम होना है। जैसे कि मिट्टी अगर सही नहीं है तो मिट्टी की जांच करवा लें, मिट्टी की चेकिंग होती है, चेक कर लें कि मिट्टी में लवणीयता है या फिर क्या समस्या है।
तो मिट्टी में अगर जांच करवा लेते हैं तो उस जांच के अनुसार हमें ये पता चल जाता है कि मिट्टी को किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, फिर हम उसी प्रकार के पोषक तत्व देते हैं जिससे फसलों की अच्छी गुणवत्ता आती है। तो ये कुछ तरीके हो गए। हाँ, इनमें से जो खाद और उर्वरक हैं, इन खाद और उर्वरक के मध्य में अंतर परीक्षण बहुत आता है, तो कुछ अंतर की बात कर लेते हैं। खाद और उर्वरक, जैसे पहली बात तो हमने बताया रासायनिक खाद तो दोनों, लेकिन जो खाद है ये कार्बनिक खाद, मतलब कार्बनिक पदार्थ है, और जो उर्वरक है ये अकार्बनिक, यानी खाद में कार्बन होता है, उर्वरक में कार्बन नहीं होता। दूसरी बात, जो खाद होती है ये सस्ती होती है, जो उर्वरक होती हैं ये महंगे होते हैं। फिर खाद में पोषक तत्व तो कम होते हैं, कम पोषक तत्व तो होते हैं, और जो उर्वरक हैं उनमें अधिक पोषक तत्व तो होते हैं। फिर जो खाद होती है ये अघुलनशील होती है, जल्दी से घुलती नहीं, मतलब तो घुलने में समय लगता है, मतलब पूरी तरह से अघुलनशील नहीं कर सकते हैं, घुलनशील होती है लेकिन अधिक समय लेती है, इसलिए अघुलनशील लिखा गया है। बाकी इधर जो उर्वरक होते हैं बहुत ही जल्दी घुलते हैं, तो घुलनशील होते हैं, यानी खेत में डालने पर बहुत जल्द घुल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हो गए कि खादें कार्बनिक मतलब कि रासायनिक पदार्थ तो हैं ही, ये कार्बनिक होती हैं, उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। खादें सस्ती मिलती हैं, उर्वरक महंगे पड़ते हैं। खादों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, उर्वरक में अधिक होती है। खाद अघुलनशील होती है, यानी जल्दी से नहीं घुलते हैं, इनको घुलने में समय लगता है, जबकि उर्वरक अधिक घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के दो पॉइंट हो गए, एक पहला फसल की किस्मों में सुधार हो गया, और दूसरा फसल के उत्पादन में सुधार। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है फसल सुरक्षा प्रबंधन। हमारी फसलें बो दी गई और हमने मिट्टी की जांच करवा लिया, उसकी जुताई बुआई जो सब कुछ कर लिया, अच्छे किस्म की फसलें मतलब बीज को चुनकर बो दिया, फिर उसमें समय समय पर उसकी सिंचाई करते रहे, तरीके बदलते रहे, उसमें यूरिया डीएपी जो भी जरूरत है डालते रहे। लेकिन सबसे मेन चीज सुरक्षा, अगर हम उनकी सुरक्षा ही नहीं कर पाए तो फिर ये पॉइंट किसी काम करेंगे। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा का मतलब कि जैसे कि फसलों में कभी कीड़े लग जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, अन्य समस्या आ जाती है फसलों के साथ, तो सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अब देखिए फसल सुरक्षा प्रबंधन में क्या क्या पॉइंट है, यानी हमें चीजों की सुरक्षा करनी है, इसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए। सुरक्षा में अगर हमसे बाहरी की बात करें तो जैसे कि पशुओं की चराई, इससे भी सुरक्षा की आवश्यकता है कि पशु चरने न पाएंगे, पशु चर ही जाएंगे तो फसल बचेगी कहाँ। तो चराई से बचना चाहिए। और सुरक्षा में जैसे कि कीड़े पड़ जाते हैं तो कीटनाशक, खरपतवार नाशक, जीवाणु नाशक, इन सबका यूज करना चाहिए। यानी कि पशुओं की चराई तो मान लीजिए है ही कि इस समय समस्या बहुत है कि पशु खेतों को चर जाते हैं, तो इनसे बचाएं तो हम अपना अपना तरीका हो गया किस तरह का बचाते हैं, और वो तो अलग हो गया। लेकिन हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो कीटनाशक, अब फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं जिनके छिड़काव किए जाते हैं, तो उनका यूज करें। खरपतवार नाशक, बहुत तरह के खरपतवार से गेहूं का मामा, मोथा, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, तो बहुत सारे खरपतवार आते हैं खेतों में, तो उन खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी खरपतवार नाशक औषधियाँ छिड़कनी चाहिए। जीवाणु नाशक, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को या फिर रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोगाणु भी होते हैं, जीवाणु भी रोगाणु, तो इन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए भी औषधियाँ आती हैं, फेंकने वाली आती हैं, फिर तो उनको डालना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं जिनसे हम फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि फसलों की सुरक्षा
बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। फसल की किस्मों में सुधार जो मुख्य था, फसल के उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब सुरक्षा प्रबंधन हो गया, सब कुछ हो गया, फसलें तैयार हो जाएंगे, फिर उनके सिस्टम के अनुसार जैसा भी तरीका है उनकी कटाई कर ली जाएगी। अब उसके बाद फिर आती है बात भंडारण की, फसलों का भंडारण। ये तो लास्ट पॉइंट है, फसलों का भंडारण। कि जब फसलें कट जाएंगी तो उनको उचित रूप से भंडारण करना पड़ता है। अगर सही से भंडारण नहीं करते हैं तो फसलें खराब हो जाती हैं। और भंडारण करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत से लोग किसी टैंक में फसलों को मतलब बीजों को रख देते हैं या बोरियों में रखते हैं, उनमें कुछ दवाइयाँ डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना आए, या कुछ लोग कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, या फिर सबका अपना तरीका होता है। तो किसी भी तरीके से फसलों का भंडारण जरूरी होता है ताकि फसलों को हम सुरक्षित रख सकें, ताकि उनका यूज कर सकें। जैसे कि फसल हो गई, अब खाना पूरे साल है, तो अगर उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं तरीके। तो ये सब पॉइंट जरूरी होते हैं, तो उनको मिटा देते हैं, कुछ और अन्य बातें देखते हैं। जैसे हम ये लेसन पढ़ रहे हैं कृषि, तो इसमें थोड़ा सा कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। कृषि की प्रक्रिया, क्योंकि यह अध्याय कृषि से संबंधित है। तो कृषि की प्रक्रिया में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट होता है मिट्टी तैयार करना या मृदा तैयार करना। तो सबसे पहला काम क्या है, मिट्टी को तैयार करना। पहले मिट्टी, जैसे मान मिट्टी में समस्या है, मिट्टी की जांच करवा लें। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि मिट्टी को जुताई करते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, या फिर कुछ लोग पैरा डाल देते हैं, ढांचा डाल देते हैं, मतलब हरी खादों को यूज कर लेते हैं। मतलब किसी भी तरीके से मिट्टी को पूरी तरह से खेती के योग्य बनाना, ये पॉइंट होता है पहला। दूसरा, बुआई करना। फिर समय समय पर सिंचाई करना। फिर उनमें आवश्यकता अनुसार खाद व उर्वरक का प्रयोग। फिर आवश्यकता के अनुसार उनमें रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक, खरपतवार नाशक आदि का उपयोग करना। और फिर फसल की सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा हो जाएगी। अब सुरक्षा के बाद फिर फसलें तैयार होती रहेंगी। फिर तैयार होने के बाद फिर उनकी कटाई, कटाई के बाद फिर फसलों का बहुत सिस्टम से कटाई ओसाई, उसमें जो भी आता है वो सब सिस्टम उसमें कटाई ओसाई आदि। फिर फसलों का भंडारण, ये सब कुछ पॉइंट, यानी कि कृषि की प्रक्रिया में मुख्य बिंदु होते हैं कि मिट्टी को तैयार करते हैं, उनमें मिट्टी की जांच करा के उनकी जुताई मलाई करवा कर उनमें आवश्यकता अनुसार खाद डालकर फिर बुआई करते हैं। तो उनकी सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं जब जरूरत होती है। तो उनमें खाद व उर्वरकों का यूज करते हैं जरूरत के अनुसार। कीड़े लगते हैं, मर रोगाणु कीटाणु कुछ भी लगते हैं, खरपतवार लगते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए यूज करते हैं। फिर उनको सुरक्षा करते रहते हैं। फिर जब समय आता है, जब पक्का तैयार हो जाती है, तो कटाई ओसाई जो भी प्रक्रिया होती है वो सब अपनाते हैं। फिर लास्ट में बीजों का भंडारण कर लेते हैं, फसलों का भंडारण कर लेते हैं। तो ये तो कृषि की प्रक्रिया है, यानी खेती का जो सिस्टम होता है, तरीका होता है, ये ऐसे कुछ होता है। अब हम इस अध्याय में बचे हुए कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर अध्याय समाप्त हो जाएगा। अब इसमें अगला पॉइंट आता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। अब पशुपालन क्या है, तो पशुओं को आवश्यकता अनुसार, यानी कि दूध, कृषि, मांस, औषधियाँ, गोबर, मूत्र आदि
प्राप्त करने के लिए उन्हें पाला जाता है, तो उसी कहते हैं पशुपालन। अब पालने का मतलब कि उनको उनकी देखभाल की जाती है, उनको समय समय भोजन दिया जाता है, उनके प्रजनन की व्यवस्था की जाती है, अगर बीमार होते हैं तो उनकी दवा करवाई जाती है, मतलब सारे तरीके से गाँव होता है। तो पशुओं को पालना यही पशुपालन होता है। अब पशुपालन में कई तरह के पशुपालन से कुछ कृषि के उद्देश्य से पाले जाते हैं, और कुछ दूध के उद्देश्य से पाले जाते हैं, कुछ मांस के उद्देश्य से पाले जाते हैं, कुछ अपशिष्ट के उद्देश्य से, कृषि के उद्देश्य से मान लो कि बैल है, भैंसा है। अब इन सबको जुताई में यूज करते हैं, गाय भैंस बकरी इन सब का यूज करते हैं दूध के लिए। मांस मांस में भी इनका यूज करते हैं, इनको बेच देते हैं। अपशिष्ट उनका गोबर, उनका मूत्र, ये भी बहुत काम का होता है। फिर औषधि के लिए भी, यानी कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर से अनेक औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। खाल के लिए भी, उनके शरीर के खाल निकाल लेते हैं, खाल का भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे मकसद होते हैं जिसके लिए पशुओं को पाला जाता है, यानी कि पशुओं को पालना भी एक तरह की खेती होती है। तो ये पशुपालन होता है। बाकी पशुपालन में क्या क्या प्रक्रिया हो तो जानते होंगे कि पशुओं को कैसे पाला जाता है, उनको समय से भोजन दिया जाता है, उन्हें ट्रीटमेंट कराया जाता है बीमार होते हैं तो। ये जो भी प्रक्रियाएं आती हैं सब पशुपालन के अंतर्गत ही आती है। अब पशुपालन के अलावा फिर और भी कई सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि इसमें है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन या कहते हैं मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन भी एक तरह की खेती है। इस टाइम मुर्गी पालन का चलन बहुत ज्यादा है। तो मुर्गी पालन में क्या होता है, जैसे पशुपालन होता है वैसे ही मुर्गी पालन के लिए व्यवस्था की जाती है, बाड़े बनवाए जाते हैं जिनमें मुर्गियों को, साथ से बतख भी पाले जाते हैं और भी पक्षी पाले जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से मुर्गी ज्यादातर पाई जाती है, तो नाम मुर्गी पालन रखा गया है। तो मुर्गी पालन में मुर्गियों को, बतखों आदि को उनके मांस, अंडों आदि के लिए उनका पालन किया जाता है। तो मुर्गी पालन इसमें विशेष रूप से मांस के लिए यूज करते हैं, अंडा के लिए, यही दो मकसद होता है मुर्गी पालन का। पर मुर्गियां दो अलग तरह की होती है। जो मांस के लिए होता है वो लेयर मुर्गी होती है, तो लेयर मुर्गी पाली जाती है मांस के लिए, और जबकि ब्रोलर मुर्गी मुर्गी पाली जाती है, सॉरी उल्टा बोल दिए, जो लेयर मुर्गी है ये अंडे के लिए, अंडे के उत्पादन के लिए लेयर मुर्गी पाली जाती है, और मांस के उत्पादन के लिए ब्रोलर मुर्गी पाली जाती है। तो मुर्गी पालन में ये सब होता है कि मुर्गियों को पाला जाता है ताकि उनसे अंडे प्राप्त करके अंडे बेच सकें, उनका मांस बेच सकें। तो इसका बिजनेस बहुत चल रहा है, ये भी एक प्रकार की खेती है। तो पशुपालन, मुर्गी पालन। अब इस लेसन में और भी कुछ पढ़ने हैं, जैसे कि इसमें मधुमक्खी पालन भी आता है, मछली पालन भी आता है। तो मधुमक्खी पालन की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी पालन, अब यहाँ भी सिस्टम, मधुमक्खियों को किस लिए पालते हैं, मेन चीज शहद, मोम, औषधि, ये सब मकसद होता है। तो मधुमक्खियों को शहद, मोम, औषधि आदि के लिए उनका पालन करना मधुमक्खी पालन कहता है। जैसे मधुमक्खी पालन के लिए क्या करते हैं, ऐसे कि ऐसे टाइप जाल टाइप बना के मधुमक्खी को पाल लेते हैं, और ये जाल खेतों में वहां पे लगाते हैं जहाँ पे आसपास फूलों की सुविधा हो, ताकि मधुमक्खियां यहाँ से निकलती हैं, फिर जाकर फूलों का रस चूसती हैं, और फूलों का रस चूस चूस कर लाकर अपने छत्ते बनाती हैं, तो उनसे शहद प्राप्त होता है। शहद जानते हैं औषधि में बहुत ही उपयोगी होता है। फिर उसके मोम से बहुत सारी पदार्थ बनाई जाती है। हाँ, जो मधुमक्खियां पालते हैं, मधुमक्खी तीन प्रकार की होती है, थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तीन तरह की मधुमक्खी होती है, एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है श्रमिक मधुमक्खी, एक होते हैं ड्रोन मधुमक्खी। तो जो रानी मक्खी होती हैं ये मादा होती हैं, श्रमिक मक्खी नर होते हैं, और ड्रोन मक्खी मादा होती है, और ये भी नर होती है। इनमें से जो श्रमिक मक्खी हैं ये नपुंसक होते हैं, इनका कार्य सिर्फ होता है
फूलों से रस चूस कर लाना और शहद बनाना। जो ड्रोन मक्खी होते हैं ये नर होते हैं और रानी मक्खी मादा होती है। तो इन्हीं मादा और नर के संयोग से ही मक्खियां बनती हैं। तो प्रजनन के लिए रानी और ड्रोन मक्खी होते हैं, जबकि श्रमिक मक्खी सिर्फ काम करने के लिए होते हैं। तो 3 तरह के मधुमक्खी होते हैं। तो मधुमक्खी पालन होता है, ये भी बहुत प्रचलित बिजनेस है, विभिन्न प्रकार की खेती है। अब इसमें एक है मछली पालन, जिसे मत्स्यकी भी बोलते हैं, मत्स्यकी या मछली पालन। अब इसमें जैसे कि अभी हमने मुर्गी पालन की बात की थी कि मुर्गी पालन में मुर्गी के अलावा बतख भी पालते हैं, अन्य भी पक्षी पाले जाते हैं, लेकिन नाम मुर्गी पालन का होता है। तो वैसे मत्स्यकी में मछली पालन में सिर्फ मछली ही नहीं पालते, मछली अधिकतर पालते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे झींगा मछली हो जाती है या अन्य भी जलीय जीव पाले जाते हैं। तो इन सबको पालते हैं, इनका भी मकसद क्या क्या होता है, जैसे कि इनका मकसद मांस, तेल, औषधि, ये सब इनका मकसद होता है कि मछलियों को पालते हैं उनके मांस के लिए, मांस का उत्पादन बहुत ज़्यादा मछलियों, फिर मछलियों से तेल प्राप्त होता है, मछलियों से अनेक औषधियाँ बनती हैं, विशेष रूप से आँख से संबंधित की दवा मछलियों से बनती है। तो इन सब पर्पज के लिए मछलियों को किसी जलाशय में, कुंड में, समुद्र में पाला जाता है। अब जैसे मछलियों को पालते हैं, ये भी 2 तरह का होता है। जो मत्स्य पालन है ये 2 तरह का होता है, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब जहाँ पे मछलियों को पाला जाता है, जैसे कि कोई तालाब खुदवा लिया, उसमें मछली डलवा दिया गया, या फिर कोई ऐसे ही टैंक बनवा लिया, मतलब कहीं पर खुद विशेष रूप से मछली पालें, तो कृत्रिम पालन है। लेकिन प्राकृतिक जहाँ पे हमें पालने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बड़े बड़े तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में मछलियां अपने आप रह रही, वहां हम पालने नहीं जा रहे हैं, तो वो प्राकृतिक मत्स्य पालन है। ये 4 प्रकार के पालन इस सिलेबस में है। इसमें पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि खाद्य संसाधन क्या है, फसलें क्या हैं, फसलों के प्रकार, खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे करें, कि फसलों का भंडारण, और फिर इसके बाद हमने खेती की प्रक्रिया पढ़ी और ये जो कुछ पालन बताए गए। तो इस प्रकार से ये अध्याय और जीव विज्ञान यहीं पर समाप्त होता है कक्षा 9 का। और आशा है कि ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।